7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल मयंक चौबे जी और हम उनसे बात करेंगे कुछ हीरा मंडी के बारे में। मैं ये अगर कहूँगा कि ये हीरा मंडी के स्पेशलिस्ट हैं तो कहीं बुरा ना मान जाए, लेकिन देखिए सर, हीरा और भी जो हो रही हैं चीजें, हीरा मंडी अपने को दांव पे लगा के और बाजार में खड़ी हुई है, तुम भी मुझे खरीद लो, तुम भी मुझे खरीद लो। और आपको पता है कि हीरा मंडी की जो होती हैं वो एक रात में 3-3 को बेच देती है अपने आप को। क्या दिक्कत है उसमें? तो दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कर्नल साहब ये बताएंगे मुझे कि साहब की ये जो सऊदी अरब को बेचा है इसने, हीरा मंडी ने, इसके पहले क्या जो है मैं देख रहा था, सऊदी अरब में डिस्कशन देख रहा था पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल्स का, तो वो ये कह रहे थे कि क्या सऊदी यहाँ आएगा, भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारी 2 पोस्टें उड़ा दी, इसमें सऊदी क्या कर सकता है? तो जो साथ में बैठा हुआ था वो कहे इसमें सऊदी क्या करेगा, उसके पास तो खुद के पास जो है जवान नहीं है, जवान नहीं है। आपको बुला रहे हैं वो। फिर तो क्या वो मुंबई पे मिसाइल चला सकता है? क्योंकि मुंबई में तो उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैसे चला देगा मिसाइल? फिर बात आई कि साहब ये जो बलोच जो कर रहे हैं और ये जो पश्तून जो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या सऊदी इसमें बीच में कूदेगा? तो वो जो सामने वाले ने कहा कि कतई नहीं, ये तो इनका इंटरनल मामला है, खुद ही कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, ये कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं कि नहीं, जिस तरह का वहाँ हो रहा है वो बिल्कुल इसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व है। अब हमने और भी सुना साहब, हमने इलियास कश्मीरी को भी सुना अभी कुछ दिनों पहले, हमने अभी वो आपके सैफुल्लाह कसूरी को भी सुना, और भी मौलाना जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि साहब की पूरी फौज जो है वो हमारे साथ है, हम ही फौज है, फौज ही हम है। मतलब ये जिसको हम लोग कहा करते हैं ना जिहादियों की फौज, तो वो जिहादियों की फौज को तो सारे मुल्ला मौलाना जो है वो उसके ऊपर मोहर लगाते घूम रहे हैं। तो साहब ये इतनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, तो मेरे ख्याल से जरा ये सऊदी वाले से शुरू किया जाए, फिर एक एक करके खुलासा करते हैं इनका। सर, मैंने झटपट अपना ये डायरी उठाई और नोट करना शुरू किया, क्योंकि आप इतना कुछ आपने बता दिया कि मुझे ना पेस रखना भारी पड़ गया इसके साथ में, क्योंकि हीरा मंडी में आवागमन जो है ग्राहकों का बहुत तेजी से हो रहा है इस समय। तो सर, लेटेस्ट चीज पे चलते हैं, सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया में मैं आपके दर्शकों से साझा कर लूं कि परसों मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और इस समय दुनिया जो है बात कर रही है कि क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए उतरेगा अगर भारत उस पर हमला करता है। हमला तो खैर भारत कभी करता ही नहीं है, भारत जो है वो इनको सेट करता है, इनका सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट करता है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये थोड़े से रोग बन जाते हैं तो अपना 8-9 टारगेट सेलेक्ट करके इनको उड़ा के इनको साफ करके इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। समझदारी की बात यह है कि सर, सबसे पहली बात, एक देश के साथ में अगर आप 44 रुपए का व्यापार कर रहे हैं और अगला बोलता है भैया मेरे साथ तू कर ले, मेरा 4 रुपए का व्यापार तेरे साथ में है, तो किसके साथ समझदार आदमी व्यापार करेगा? 44 वाले के साथ।
भारत का सऊदी अरेबिया के साथ में $44 बिलियन का ट्रेड है और पाकिस्तान का है $4 बिलियन का। तो सऊदी अरेबिया क्या किसी व्यक्ति को पागल प्रतीत होता है क्या? एमबीएस मेरे ख्याल से बहुत समझदार आदमी है। तो अगर एमबीएस 44 को छोड़कर 4 के पीछे जाएगा, तो या तो एमबीएस में कोई कमी है या हमारी सोच में कोई कमी है। पहली बात, सर दुनिया इस समय इकोनॉमिक पे वॉरफेयर पे चल रही है। आपकी पावर जो है हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर जो है वो डिक्टेट करती है किसी भी कंट्री के एक्शंस को। इस समय आप कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, यूक्रेन रशिया आपके सामने एग्जाम्पल है। इस समय युद्ध जो है वो इकोनॉमी पे लड़ा जा रहा है। प्रिंसिपल्स गए तेल लेने, वाकई में तेल लेने नहीं गए थे, तेल बड़ी कीमती चीज है इस समय, क्योंकि तेल की आवाजाही पर तो युद्ध चल रहा है इस समय पूरा का पूरा। इस समय यूरोप का अगर तेल और गैस बंद हो जाता है तो ठिठुर के मर जाएंगे वो लोग। तो इस समय युद्ध जो है वो इस दहाने पर पहुंच चुका है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो ये करार हुआ है, मेरा कहना ये है कि ये मैन फॉर मनी है। इस वाक्य को आप इंगित कर लीजिए, लिख लीजिए, पत्थर की लकीर मान लीजिए। बाकी सब जो दिखाई दे रहा है कि मैं तेरी मदद के लिए आऊंगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसा कि संजय सर ने इस समय क्लियर किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सर बात की थी बॉम्बे की, मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर। कश्मीर में भी सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट हैं इस समय, उन्होंने वहां भी इन्वेस्ट किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि सऊदी अरेबिया वाले पागल बैठे हैं क्या? दुनिया को दिखाने के लिए यह मुआहदा हुआ है अंदर अंदर। बात क्या हुई है, पाकिस्तान के ऊपर इस समय $130 बिलियन का डेट है, कर्जा है। कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। $66 बिलियन तो सीपेक के थे, चाइना के, और वो कर्जा जो है वो सूद के साथ बढ़ रहा है। और इस समय पाकिस्तान अपने डेट में इंटरेस्ट को भी सर्व करने की स्थिति में नहीं है। तो इस समय यकीन मानिए, एक बढ़िया सा कटोरा लेके शहबाज शरीफ गए थे न, और साथ में आसिम मुनीर को भी लेकर गए थे कि तू भी एक छोटा मोटा कटोरा संभाल ले, तू भी चल साथ मेरे। और दोनों ने जाकर गिड़गिड़ाकर पैर पकड़ के एमबीएस के कहा है कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम एक पैक्ट कर लें, हमारी मदद कर दो, हमें कुछ 2-3 सिक्के डाल दो उस कटोरे में, जिससे कि हम इस डेट को सर्व कर सकें। बात ये हुई है और ये बात बिल्कुल पुख्ता है। आप देखते जाइए इस समय हो क्या रहा है। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया ने उनसे वो ये बोला है कि ठीक है, हम तुम्हें कटोरे में पैसा डालेंगे जिससे कि तुम जो हो अपने सूद का कुछ पैसा चुकता कर सको। स्थिति इस समय पाकिस्तान की ये है। सूद का कुछ पैसा चुकता करने के लिए जो भी धनराशि इनके पास में आएगी, उसके एवज में पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजेगा। मैं उनको फौज नहीं मानता, कारण आपको ध्यान होगा कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजे थे जिसको कि कतर ने वहां सिक्योरिटी गार्ड की तरह से इस्तेमाल किया था। तो इस समय पाकिस्तान की फौज जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा है नहीं कुछ भी, ये यकीन है, मान के चलिए इसको। और मैं सिक्योरिटी गार्ड इसलिए कह रहा हूं कि फौज में होता है डिसिप्लिन। सर देखिए, जिस देश के नागरिक किसी भी दूसरे देश में जाते हैं और ग्रूमिंग गैंग और ये वाली हरकतें जब करते हैं, तो सेना जो बनती है वो आपके समाज से ही लोग आते हैं सेना को बनाने के लिए। अगर आपके समाज में ये सोच व्याप्त है, जैसे कि वो मुबशिर लुकमान नाम के श्रीमान थे, वो जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनका कहना यह था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो है वो काबिज हो जाएगा और हम जो है बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री की लॉन्डी बनाएंगे हम अपनी। ये सोच इनके हम्म। पढ़े लिखे लोगों की अगर है, तो अनपढ़ फौज जो इनके यहाँ आती है, 10वीं पास आती है, उसकी सोच क्या होगी ये आप भली भांति जान नहीं सकते तो हैं। सर, ये सोच कहीं और से थोड़ी आती है, तो बड़ी किताब से आती है। तो बड़ी किताब तो हाँ, सभी पढ़ते हैं हाँ, ना, हाँ, उनके लिए हाँ, फर्ज है। बिल्कुल। अभी कल एक मीम आया था शाहिद अफरीदी का कि एक महिला के साथ में खड़े दिखाई दिए थे और उनको बोला था हेलो सिस्टर और अगली में लिखा था हेलो वाइफ, और महिला सेम है, फोटो सेम है, बस कैप्शन चेंज हो गया वहां पर। तो तो ऐसा जो है, तो इनकी सोच जो है वो इतनी महान है, तो नेचुरली ये सोच इनकी फौज में भी होगी। तो इनकी फौज जाके करेगी कारनामे सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया इनको बख्शेगा नहीं। इस समय पाकिस्तानी वर्ल्ड फेमस है अपनी नापाक हरकतों को करने के लिए और फिर उसका साथ में लटकने के लिए। तो सऊदी अरेबिया में सीधी सी बात है, चौराहे पे ले जाया जाएगा इनको। तो आप देखते रहिए, नाई नाई कितने बाल, अभी दिखेगा हमको यही हाल होता हुआ, क्योंकि ये पैसे देंगे वो अपने ऊपर से। हूती जो है उन्होंने और मजा कर दिया है।
उन्होंने हाँ बोल दिया हाँ कि 25,000 कब्रें जो हैं हम बना देंगे, पाकिस्तानी अगर फौज लगी यहाँ पर आके यमन सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे। हाँ। तो मैंने तो उसको ट्वीट किया था, स्टिल बॉर्न का नाम दिया था। जैसे कि नवजात शिशु अगर जन्म लेता है और ईश्वर ना करे वो मृत निकले, तो उसको स्टिल बॉर्न कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मैंने एक स्टिल बॉर्न लिख के ट्वीट किया था, क्योंकि उसके नीचे हूतीस का बयान आया था। और अब तो खैर वीडियो भी आ गया, दुनिया देख रही है उसको कि क्या कह रहे हैं वो। तो पाकिस्तान को ऐसा है कि बड़ी मुश्किलें दरपेश आने वाली हैं, पैसा बड़ा भारी पड़ेगा ये वाला जो सऊदी अरेबिया उनको देगा। रक्षा करने की बात है, मान के चलिए इस समय अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, सर लिखवा लीजिए स्टैंप पेपर के ऊपर, अगर सऊदी अरेबिया ने एक बयान भी दे दिया इसके विरुद्ध, एमबीएस समझते हैं कि उनका हित है कहां पर। हाँ, लेकिन ये लोगों में दो तरह के ओपिनियन है कि साहब कि ये अमेरिका के पीठ पीछे किया गया है या अमेरिका को लूप में रख के किया गया है। ये 101% है, अमेरिका को लूप में रख के रखा गया है। सऊदी अरेबिया जो है वो एक साल में करीब $30 बिलियन के हथियार खरीदता है अमेरिका से अपनी रक्षा के लिए। उसको लोहा लेना है ईरान से। मैं कल जी देख रहा था, वो कल मैं ट्राई जी कर रहा था जी। चेक करने की कि सऊदी अरेबिया की ग्राउंड फोर्सेस कितनी है, जो पैदल नफरी जिसको बोलते हैं वो कितनी है। तो पता चला वहां तो पैदल कोई है ही नहीं, यही नहीं, हाँ। और तो आर्मर्ड कैरियर से नीचे नहीं उतरते वो। हम्म, तो इसीलिए वो अकल के पैदल का सौदा कर रहे हैं ना वो लोग। अकल के पैदल जो हैं वो जाएंगे वहां पर। वो अगर खाली आर्मर्ड कैरियर से ही बढ़ के चलते हैं तो फिर ये आपके ये अ, मोर्चे वोर्चे कौन बनाता है? मोर्चे वोर्चे नहीं बनाए जाते क्या तो उनके यहाँ? पाकिस्तान की फौज है किस लिए? मैं बोला सिक्योरिटी गार्ड है सर, ये और क्या है। तो मैनुअल लेबर जो है वो यही करेंगे जाके। हम्म। आप देखते रहिए अभी। देखिए सर, आपको ध्यान होगा कि जब पेट्रो डॉलर का जो कॉइन किया गया था टर्म, वो इसी बिना पे किया गया था कि हम तेल निकालेंगे, हम तुम्हें उसके एवज में सिक्योरिटी कवर देंगे, लेकिन पेट्रोलियम की डीलिंग हम डॉलर में करेंगे। ये बहुत पहले अमेरिका ने क्लियर कर दिया था, और सऊदी अरेबिया उसका पहला निशाना था। तो सऊदी अरेबिया को यूएसए जो है वो सिक्योरिटी कवर देता है। अब सिक्योरिटी कवर की बात जो है वो नेचुरली पाकिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड और इसमें इनके जाएंगे अब मिस्त्री और जो भी होते हैं वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर मान के चलिए सर, इनको और क्या है। सबसे बड़ा दिहाड़ी मजदूर तो वो है जो फील्ड मार्शल बना हुआ है इनका, क्योंकि वो एक वक्त की इसको रोटी मिलती है तो देश को बेच देता है वो अपने। उसने कई हवाई अड्डे जो थे वो अमेरिका के नाम कर दिए अपने, एक वक्त की रोटी पे। तो ये दिहाड़ी मजदूर की निशानी होती है। कुछ दिहाड़ी मजदूर जो है वो रोटी और प्याज और नमक के साथ में अपना पेट भर लेते हैं। इनको थोड़ा सा बड़ा लैविश प्लेटर दिया गया तो इन्होंने हवाई अड्डे जो थे वो अमेरिका के नाम कर लिए बंद कमरे में। फर्क कुछ नहीं है दोनों के अंदर। हाँ, जो दिहाड़ी मजदूर होता है वो रोटी खाता है तो रोटी का हक अदा भी करता है, उतनी मेहनत से काम करता है। वो इनके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ लेना जानते हैं। 22 अगस्त के दिन थे, और जो बेगम साहिबा हैं इनकी, 3 बच्चों के साथ में उनको नागरिकता दी गई थी यूएसए की। तो ये तैयारी हम्म। चल रही है इस समय। शाहबाज शरीफ, तो नवाज शरीफ जो है वो प्लेन पकड़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, क्योंकि पैसा आएगा सऊदी अरेबिया से, कहीं ना कहीं तो लगाना है उसको। इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट खोलना है, अकाउंट को चलता भी दिखाना है, तो जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये पैसा सऊदी अरेबिया से जो आएगा, अगर पाकिस्तानी ढोल बजाकर डांस कर रहे हैं, तो उसमें से 80% पैसा तो ये लोग लेके जाएंगे। जरनैल साहब को अपनी कोठी बनानी है, अब उनकी बेगम साहिबा ने नागरिकता ग्रहण की है, वहां थोड़ी जमीन जायदाद खरीदेंगे, आराम से रहेंगे, फिर भाग के जाएंगे यहाँ से। जब देश भी कंगाल हो चुका होगा तो भाग के जाएंगे। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये कोई बहुत नई बात थोड़ी है सर, ये चलता आ रहा है, इनकी परिपाटी चलती रहेगी। ये अपनी जनता का दोहन करते रहेंगे। इनकी जनता जो है $1 बिलियन जब इनको आईएमएफ ने लोन दिया था तो सड़कों पर डांस कर रही थी, पटाखे छोड़ रही थी। अरे भाई अकल के अंधों, तुमको लोन दिया गया है, वो किस लिए? कि तुम अपना इंटरेस्ट जो है उसको सर्व कर सको, पुराना इंटरेस्ट उतारने के लिए। आप ऐसे डांस कर रहे हो जैसे कि आपकी कंट्री ने $1 बिलियन एक्स्ट्रा बना लिए वहां पर प्रॉफिट कमा के। उधार मिला है, उधार मिलने पे तो डांस करते हैं।
सर मैं आदि के शो में एक स्टेटमेंट दिया था और मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट ये था कि इस देश का विभाजन सन 47 में धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, आईक्यू के आधार पर हुआ है। जो हायर आईक्यू था वो यहां रह गया और जो लोअर था वो रेडक्लिफ लाइन के उस पार चला गया। सर न जाने क्यों मुझे अपनी कही हुई बात जो है ना बिल्कुल सच होती दिखाई देती है। आप देखिए सबसे ज्यादा हास्यास्पद बयान पाकिस्तान से आएंगे, मूर्खतापूर्ण डिसीजन जो होंगे वो पाकिस्तान से मिलेंगे आपको। जहां बात मिलती है कुल्हाड़ी पड़ी है वहां पर जाके दे के पैर मारने की काम जो है वो पाकिस्तान करता है। तो ये कम आईक्यू का और निशानी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि साहब कि बलूचिस्तान में और पख्तूनिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया को तो प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी, लेकिन जो खुद की सिक्योरिटी है उसका क्या होगा? अभी आपने देखा कल जो है वो दिख रहा था कि साहब बिना पंख के पाकिस्तानी एहलकार, पाकिस्तानी सोल्जर्स वो उड़ रहे हैं। उड़ रहे ये हैं। कल भी देखा था, उसके पहले एक वो और भी कल 8 लोगों का जारी हुआ, उसके पहले 13 लोगों का जारी हुआ था। हाँ, और लगातार हम देख रहे हैं कि साहब की वो जो आसमान में उड़ने वाली बिना पंख के जो कला है वो दिखाई देती है। दिखाई दे रही है। 350 लोग करीब-करीब इनके एक एक फ्लाइट ले चुके हैं। 350 लोग करीब-करीब मारे जा चुके हैं। एक पूरी बटालियन, 1000 नफरी की पूरी बटालियन जो है वो डिसेबल हो चुकी है इनकी। तो ये 25 बटालियन भेजने वाले हैं वहाँ। तो 25 बटालियन वो चली गई, एक अभी यहाँ जा चुकी है। 1 बटालियन पर मंथ के हिसाब से इनकी एट्रिशन हो रहा है। हाँ, हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ रहे हैं। तो आखिरकार क्या करना चाहते हैं? कि जो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि साहब कि वो क्वेटा के बाहर मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं 20 किलोमीटर दूर। यस। सर मजे की बात अभी ये है अभी कि तक जो थे वो मेल्ट हो जाते थे, आते थे, चले जाते थे। ये परमानेंट मोर्चा लगा दिया 20 किलोमीटर बाहर क्वेटा के और लोग। सर किसी भी इंसर्जेंसी में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इंसर्जेंट्स आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और भाग जाते हैं। फिर इंसर्जेंट्स आते हैं, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं और फिर वापस अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। अगर सो कॉल इंसर्जेंट्स घेराबंदी करके बैठते हैं और आपकी फौज जो है वो चूहे की मानंद दुम दबाकर बिल में दुबक कर बैठती है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप हथियार डाल चुके हैं। हथियार डालने का दूसरा प्रूफ था, आपको ध्यान होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इनके कॉन्वॉय जा रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के, और वहां पर इनकी की पिटाई और इनको बोला तुम्हारी जान बख्श दी है वापस जाओ। 500 सैनिकों का कॉन्वॉय वापस पंजाब की ओर रवाना हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था। इनकी फौज और आतंकवादियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। अगर इनकी फौज खैबर पख्तूनख्वा जा रही है तो जैश ए मोहम्मद और एलईटी दोनों ने अपने जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वो हेडक्वार्टर्स थे, उनको केपीके में शिफ्ट कर लिया है। ये पुख्ता रिपोर्ट जो पीओके से है वो गए? आ चुकी है। पीओजे के छोड़ गए? पीओजे के छोड़ गए सर, ये तो खबर अरे! आ चुकी है ये। हाँ, तो अब इनको ये नहीं पता मैं बेवकूफों को मैं कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता श्रद्धांजलि क्योंकि आप ये देखिए कि जो जो भारत की मिसाइल्स हैं वो वहां नहीं जा सकती क्या? एक्यूरेसी हमारी हर मिसाइल की 0.5 मीटर है। तो भाई साहब आप कहां छुपेंगे? मोदी जी ने बयान दिया था कि दुनिया के किसी भी छोर में होगे हम तुमको ढूंढ के निकालेंगे। तो अब ये इस समय पाकिस्तान का छोर पकड़ रहे हैं। और अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में सोचते हैं अपने आप को कि सेफ हैं, तो अटैक दूसरी तरफ से भी तो आ सकता है। हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि है ये हाँ, दुम दबा। हाँ, हमारे ट्रंप बाबू जो है वो फिर से बोलने लगे हैं। आज हाँ, आज उनका स्टेटमेंट आया कि अगर बगराम नहीं दिया तो फिर देख लूंगा हम्म, मैं। हम्म, इस तरह करते रहते हैं ना। हाँ, H1B वीजा भाई हाँ, $1 लाख हर साल देना हाँ, पड़ेगा। अब कह रहे हम्म, नहीं नहीं, हर साल नहीं, एक बार, वन ऑफ है, वन एक ऑफ बार है, वन टाइम। घबराओ मत, घबराओ मत, नहीं नहीं, वन ऑफ है। किसने डराया? इधर अच्छा है। ये डर अच्छा मेरा है। मानना ये है कि जब इनकी क्या बोलते हैं सीनेट जाती है वेकेशन पे,
उससे पहले पहले ये रोल बैक हो जाएगी स्कीम, आप देखते रहिएगा। क्योंकि अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता, भारत के ब्रेन के आगे इनकी टिकेगी नहीं। इनको जरूरत है इस समय हिंदुस्तानियों की वहां पर, और अगर ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे ये, और लोगों ने यूएसए को छोड़कर भारत में आना शुरू कर दिया, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस है रिवर्स ब्रेन ड्रेन का। तो अगर लोग कंपनीज छोड़ ने छोड़ छोड़ना कर, शुरू कर दिया ना सर, हाँ, कंपनीज आर डूइंग नियर शोरिंग एंड ऑफ शोरिंग। यस, कल ही मेरी बात हो रही थी एक सिटीजन से, उसने ये बताया कि जो नियर शोरिंग है कनाडा, प्यूर्टोरिको और मेक्सिको, इनमें दबा के चल रहा है, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक ही टाइम लाइन पे आते हैं। तो अगर यूएसए में 12 बजे होंगे तो इन देशों में भी, 3 देशों में 12 बजे होंगे। उनका काम वहां आसान होता है, उस कंट्रीज में लॉज जो है लिबरल है। प्रॉब्लम आ रही है कनाडा में, क्योंकि रिहाइश की वहां इश्यू है, तो इसलिए उन्होंने अर्बन सेंटर्स को छोड़कर थोड़े से अलग हटके गांव में लोगों को बसाना शुरू कर दिया है, और भारतीय वहां पर 2-2, 3-3 हजार की संख्या में वहां पर जाके बस रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो ये H1B वीजा का जो बंदर घुड़की है, ये चलेगी नहीं ज्यादा देर तक, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ऑफ शोरिंग और नियर शोरिंग का काम चल रहा है। वो इन्होंने, कंपनीज जो है अपना नुकसान थोड़ी करेंगी एक बेवकूफ के कारण। तो उन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स ले रखे हैं, प्लान बी एक्शन उनका चल रहा है, और काफी पहले से चल रहा है, उनको मालूम है कि क्या होगा। तो इस समय खाली उनके लिए संदेश है जो कि भारत को छोड़कर सोचते हैं कि यूएसए में अपनी जिंदगी बिताना ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए एक संदेश है कि आप देखते रहिए क्या हो सकता है। आप यकीन मानिए, जिन लोगों के पास में इस समय अमेरिका की नागरिकता है, नागरिकता इसलिए है क्योंकि वो वहां पैदा तो हुए नहीं है, वहां पर उन्होंने जाके नागरिकता ग्रहण की है, तलवार उनके सर पे भी लटक रही है, क्योंकि वो इस समय अपनी कांग्रेस में ऐसा बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये लोग कुछ ऐसे एक्शन लेते दिखाई दिए तो हम इनकी नागरिकता रद्द कर सकते हैं। ये सोच इस समय अमेरिकन कांग्रेस में चल रही है, ये मेरे सूत्रों ने मुझे इत्तला दी है। तो इसलिए जो इस समय अमेरिका में हैं, जो कि नेचुरलाइज सिटीजन नहीं है, तलवार उनके सर पे भी लटकी हुई है। हालांकि मजे की बात यह है, ये सब ट्रम्प सपोर्टर्स थे ये। तो ट्रम्प साहब ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में बहुत लोगों की जड़ें खो दी है वहां पर। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का इलेक्शन जो होने वाला है। या कुछ हल्ला ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प साहब की बीच में तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, और अगर ये वापस मागा के रास्ते पे नहीं आए तो इनकी तबीयत हो सकता है थोड़ी और ज्यादा खराब हो जाए। इनके लिए तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति होगी। यदि पूरी तरह से मागा के रास्ते पे जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। और मागा के रास्ते पे नहीं जाएंगे तो स्वयं खत्म हो जाएंगे। दोनों इनको तरह से इंडिकेशन मिला खतरे था हैं। चार्ली कर्क का, सर। जो चार्ली कर्क का जो किस्सा हुआ था उस यूनिवर्सिटी में, तो ये कहा जाता है कि इट वाज अ सिग्नल कि वी हैव रीच्ड देयर। तो चार्ली कर्क तो मागा का ही काम कर रहा था, उसको तो हाँ, डेमोक्रेट्स ने मारा होगा। हाँ, हाँ। सर ये कहने वाली बात है, स्नाइपर का काम था, स्नाइपर ने उसकी जुगलर वेन पकड़ी है उसकी, और ये इंडिकेशन था कि भैया तेरे तो कान के पास से गई है, इसकी तो गर्दन में गई है। तो आप नोट कीजिएगा सर, उसकी गोली चलने के बाद में बयान में क्या चेंज आया है। हम्म। तो तो फिर मोदी जी ने तो कह दिया कि साहब कि हम पूरी तरह से अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, बिल्कुल। और दूसरों पर निर्भरता हमारा हमारा शत्रु है, जिसको कई लोगों ने खास तौर से फॉरेन मीडिया में ये कह के प्रोजेक्ट किया गया कि अमेरिका इज माय एनिमी। हम्म, 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 हालांकि व्यवहार तो वो शत्रु जैसा ही कर रहा है, तो कहीं से भी मित्रवत व्यवहार तो है नहीं। आप ये है नहीं। देखिए कि एक के बाद एक ये, पहले वो रशियन ऑयल वाला किया, वो तो सब चल ही रहा था। उसके बाद चाबहार कैंसिल कर दिया, चाबहार का जो सैंक्शन हटाए थे सैंक्शन उसके, हाँ। रिलैक्सेशन था वो कैंसिल कर दिया। और अब ये H1B वाला किया, हालांकि H1B वाले पे कुछ करके बैक ट्रैक भी बड़ी तेजी से किया।
तो पहले तो ये बोला, और ये सबके पास ये वीडियो चल रहा है सामने, जिसमें हावर्ड लुटनिक साफ-साफ बोल रहा है $100,000 अ ईयर, साफ-साफ बोल रहा है बिल्कुल। $100,000 ईयर। और उसके बाद जो उसकी स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस की, वो क्लैरिफाई करती है कि नहीं, इट इज़ वन टाइम 1 ईयर, 1 टाइम। एंड इट इज़ नॉट 1 ईयर, इट इज़ वन टाइम। It doesn't affect old visas and it doesn't affect renewals. तो इसको कैसे पढ़ें? क्या हुआ इनको अचानक? ये असल बात है, थोड़ी-सी होश की मोदी दवा से डर पी गए गई है। क्या? या बिग हाँ, टेक से डर ऑब्वियस। गए? मोदी से डरे या नहीं, बिग टेक से डरे? नहीं, मोदी। मान के चलिए इस समय, मोदी का खौफ व्याप्त है इस समय। अच्छा। देखिए, इस समय मोदी साहब ने जो 50 मिनट की मंत्रणा की थी पुतिन साहब के साथ में बैठकर, हाँ। दुनिया अभी तक कयास लगा रही है कि दोनों ने आखिर बात क्या की है। और बल्कि मैं तो एक टीवी चैनल पे बात कर रहा था, मैं बोलता मान के चलिए ये तो यूक्रेन की मध्यस्थता करा रहे हैं। इस समय मोदी जी जो हैं, वाक़ई ही नोबेल पीस प्राइज़ के दावेदार बन के निकल रहे हैं, आप माने न माने। अरे और कई लोग आज जो तो इस हुँ, कई लोग तो हो सकता है नोबेल पीस कमेटी वाले इससे तंग आके और इसको ब्लैकलिस्ट चिढ़ाने ना के कर लिए दें। मोदी जी को दे दें तो? पॉसिबल है, क्योंकि देखिए मोदी जी के जो काम थे, आपको ध्यान होगा सबसे बड़ा काम था 82 देशों में कोविड वैक्सीन पहुँचाने का, वैक्सीन मैत्री के तहत। दैट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड। मतलब आदमी घबराया हुआ है, डरा हुआ है और आप जाकर उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था, वो उपनिषद में नहीं रह गया, वो ज़मीन पर उतर कर आया है वो, और भारत ने ये करके दिखाया है और मोदी जी की अगुवाई में किया है। तो दुनिया जो है अब इस बात को मान रही है। मेरा जितने डिप्लोमैट से इस समय इंटरैक्शन हो रहा है, सब इस बात को मान रहे हैं कि, और ये बात कह रहे हैं कि विश वी आल्सो हैव अ लीडर लाइक मोदी जी। सो अब जैसा है कि ऑपोजिशन बयानबाजी कुछ भी करती रहे, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ही इज वेरी पॉपुलर अमंग्स द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड के लीडर ने डिप्लोमैट्स बोल रहे हैं बात को। तो ये भी नहीं कोई आम नागरिक बोल रहा है, पढ़े लिखे समझदार लोग जो कि अपने देश की नुमाइंदगी करते हैं, वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ये आदमी जो है हमारे देश के में भी ऐसा ही होना चाहिए। अब आप खैर बोलना चाहे कुछ भी बोलिए, इसकी पॉलिसी खराब है, सही है। आज शाम को 5 बजे मोदी जी आएंगे ना, एड्रेस आज करेंगे शाम को नेशन को, बिल्कुल। बिल्कुल, तो पता लग जाएगा। और ख़ास बात ये है कि आप ये देखिए कि ये नेपाल का जो भी हुआ किस्सा, नेपाल के किस्से में चाइना और अमेरिका की लड़ाई में फ़ायदा किसका हुआ? हम्म, फ़ायदा क्लियर भारत है, का हो गया। क्लियर है। और मजे की बात ये है सर कि बांग्लादेश में भी अफरा तफरी हुई थी और श्रीलंका में भी हुई थी, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है, वो भारत ने नेपाल वाली घटना पे बुलाई है। उस शाम को सीसीएस की बैठक चल रही थी। मैं नोट कर रहा था कि हमने ये बैठक जो थी पहले कभी नहीं बुलाई। तो नेपाल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड हमारे इंटरेस्ट वहां पर हैं। मेरा मानना यह है कि नेपाल की जो घटना हुई है, उसमें अंडर करंट ये था कि आपने वहां पर हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की चेष्टा की। कम्युनिस्ट आते हैं वहां पर और एथीज्म को बढ़ावा दिया गया। जहां हिल्स में रहने वाले लोग थे, उन्होंने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, फेट अकम्प्ली, चलिए कोई बात नहीं। मधेश में रहने वाले लोग जो थे, वो इस बात को हजम नहीं कर पाए, और इसका जो लास्ट नेल इन द कॉफिन बना, नेपोटिज्म और करप्शन। तो प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहा है कि जेनजी जो है वो करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग फीचर क्या है? जैसे कि संजय जी बैठे हैं इस समय आपके सामने। संजय जी जो हैं वो अपने किसी सर्विस के दौरान किसी पियन को, किसी एमटीएस को अगर गुस्सा कर दें, वो अपना गुस्सा लेकर जाएगा अपने घर में, और देखा कि बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बेटे को 4-5 चपत रसीद कर देगा। दुनिया ये देखेगी कि चपरासी ने बेटे को पीटा है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। कारण क्या है उसका? क्योंकि संजय जी ने उसको कुछ सुनाया है। तो जिस प्रकार से संजय जी का गुस्सा है, वैसा लोगों के अंदर में ये चीज व्याप्त थी। सर, नेपाली आदमी जो है वो अपनी रूट से बहुत प्यार करता है, और हिंदू अस्मिता जो है उसके लिए सर्वोपरि है।
ये दुनिया इस चीज को समझ नहीं पा रही है। वो केवल जा रहे हैं कि भाई नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ जेन-ज़ी ने आवाज उठाई है। सॉरी, ये जो है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आपको। पीछे क्या चल रहा है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि कई नेपाली लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ये बात सच नहीं है। लेकिन आप देखते जाइए धीरे-धीरे ये चीज़ प्रत्यक्ष होती आपको दिखाई देगी। और लोगों का विश्वास धीरे-धीरे वैसे मोनार्की को उन्होंने हटाया है। मेरा मानना ये है कि इस समय नेपाल वापस अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने की रोड पर इस समय उतर चुका है। तो देखते जाइए सर, दुनिया है, समय आएगा और हमारे आगे-आगे सब कुछ होता दिखाई देगा। तो मैं मेंटेन करूँगा इस चीज़ को कि कारण जो था इसका ये था, हाँ, लास्ट नेल इन द कॉफिन जो थी, वो थी करप्शन और नेपोटिज्म। और इस चीज़ से बहुत लोगों को सबक ले लेना चाहिए यहाँ पर भी, यहाँ कि पर आप बहुत सारे लोग जो है वो जेन ज़ी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। जो उकसाने वाले हैं अपनी गिरेबान में झाँक के देखें। सर प्रेसिडियम है 9 लोगों की बनी हुई। और उस प्रेसिडियम कहाँ से आती है? प्रोग्रेसिव अलायंस से, जहाँ पर 140 देशों का गठबंधन है। उस 140 देशों के गठबंधन में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ भारत से आती हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस का जो एजेंडा है, वो इन पार्टीज़ के मैनिफेस्टो से हूबहू मेल खाता है। ये तो भारत की जनता है जो कि पढ़ने-लिखने का पसंद नहीं कर रही है, वरना सच्चाई यहाँ पर टिकी हुई है। फेबियन नहीं, एक सोसाइटी बात थी। और भी है ना कि भाई जो जी, जेन ज़ी ने नेपाल में जो जो कुछ भी किया, विद्रोह किया, वो जी। इसलिए किया कि दे वांटेड करप्शन एंड नेपोटिज्म आउट। हुँ, अब भारत में करप्शन और नेपोटिज्म का सबसे ऑपोजिशन में है बड़ा वो। सबसे उदाहरण सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ऑपोजिशन में। एक भी पार्टी मुझे तो नहीं दिख रही है ऑपोजिशन में जो कि जो नेपोटिस्टिक ना हो। ना हो, हाँ। मैंने बल्कि एक ट्वीट भी किया था उसके ऊपर, पूरी पार्टी के लीडरशिप का नाम लिख के, बताओ इसमें कौन-कौन नहीं है। हास्यास्पद है, हास्यास्पद। और फिर वो कह रहे हैं कि साहब कि जेन ज़ी आ जाओ। जेन ज़ी ने तुरंत जवाब दिया। कल हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन हरा दिया, आज बिल्कुल, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरा दिया। हरा दिया। जेन ज़ी जो है वो जेन ज़ी राहुल बाबा आँखें की बंद नहीं करे समझ बैठे हैं, आँखें खुली हुई हैं। इस गलत देश बात का है। भविष्य थोड़ा तो सुरक्षित है। सुनना चाहिए ना भाई। इतना भाई जो है वो चिल्ला रहा है ज़ोर-ज़ोर से हुँ, इतनी देर-देर से। अब मैं सर ये काकर जानना चाहता हूँ कि हुँ, हुँ, लीपा वैली में कल 2 चौकियाँ उड़ा दी गईं। सुनते बड़ा हुँ, भारी नुकसान हुआ। कुछ हुँ, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी। की गई थी। तो हाँ, ये पहले जो ये भारत वाले जो थे, हुँ, कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश-वोशिश होती थी तो जो हुँ, हुँ, इन्फिल्ट्रेटर कर रहे होते थे उनको हुँ, मार-मूर के और छोड़ देते थे। ये हुँ, कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है, पूरी चौकी ही उड़ा देते हैं। ये क्या सब तरीका है? उड़ाते थे। ये सर तो मैंने ना एक अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये ऐसा था सर, क्षमा शोभती उसको उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो विनीत विशी क्या विषहीन सरल हो। उसको क्या मैं जो नोट दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो। सरल हो, हाँ। तो मैं नोट कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी और मुझे बड़ा नोट करने में अच्छा लगा सर। एक कांसेप्ट के बारे में डिस्कशन हुआ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जुलाई 2025 को अनाउंस किया कि आर्मी का ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है 2023 से 2032 तक। हुँ, और उसमें कुछ चीजें इंप्लीमेंट होंगी और उन्होंने नाम लिया था नई फॉर्मेशंस का। और उन नई फॉर्मेशंस का नाम जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने नाम लिया कि हम रुद्र ब्रिगेड रेज करेंगे, भैरव बटालियंस होंगी, दिव्यास्त्र बैटरीज होंगी और शक्तिबान यूनिट्स होंगी। अब ये भैरव बटालियंस है, ये 5 बटालियंस को रेज करने की बात की है ये। हुँ, एक तो पहली बात, आप नाम पे जाइए। हुँ। जिसके नाम पे ये रखी गई हैं, उसने क्या काम किया है, वही काम ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो करेंगी। तो तो काम चालू हो गया क्या? हाँ जी सर, भैरव बटालियन जो हैं वो लीथल स्पेशल फोर्स यूनिट्स होंगी और वो होंगी हमारी स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री की जो घातक प्लेटून है उसके बीच की कड़ी। उनके पास में अस्त्र-शस्त्र जो होंगे वो लेटेस्ट वेपनरी होगी उनके पास में। और जो आप लीपा वैली का एग्जांपल दे रहे हैं,
इस चीज पे काम करेंगी ये बटालियंस। तो ऐसी 5 बटालियंस को रेज करने की बात जो थी जुलाई में दर्शकों को कही जिनको गई पता थी। ना हो मैं बता दूं, ये लीपा वैली जो है ये उड़ी के नॉर्दर्न साइड में पड़ती है, शमशाबारी रेंज के। शमशाबाड़ी रेंज में। तो ये जो चीजें हैं ये छोटी चीज नहीं है सर ये। तो जो बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, वो हम उसको पकड़ नहीं पाए उसको। वो कहा उन्होंने और कह के वो साइड में हो लिए। बाकी काम जो है वो ग्राउंड पर चल रहा है, चल रहा था और चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने केवल हमारी छोटी सी शक्ति को उजागर किया है। मैं कहता हूं 10% जो हमारी शक्ति है वो ऑपरेशन सिंदूर में लोगों के सामने आई है। 90% अभी भी पसे पर्दा है। तो आप ये मान के चलिए ये नया भारत है। एक बार मैंने एक चैनल के ऊपर ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक जमाना था ना सर कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, पर ये नया भारत है। अगर आदमी एक गाल पर थप्पड़ मारने की अगर सोचेगा भी तो ये भारत उसकी भुजा को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इस समय आप नए भारत से डील कर रहे हैं। वो दिन लद गए एक गाल और दूसरे गाल के। अब तो है अपनी भुजा को संभालिए, कहीं ऐसा ना हो आपका विचार जो है वो आपकी भुजा को उखाड़ने के पीछे काम कर जाए। आपने सोचा भी तो आपकी उखाड़ दी जाएगी। तो ये जो लिपा वैली का जिक्र आप कर रहे थे ये उसी का एग्जाम्पल है। आपने तो जम्मू कश्मीर में काम किया हुआ है। मेरे तो 2 मेजर टारगेट हैं और वो मुझे लगता है कि हमें अब ऑपरेशन सिंदूर में ये 2 काम तो कर ही लेने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। एक तो शारदा पीठ पर कब्जा हम्म 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 और दूसरा हाजी पीर। ये देखिए तो ये हमारी क्या शान बोलते है हैं उसको, ये हमारी इच्छाएं हैं। अब आप बताएंगे कितनी फीजिबल है। सर। मेरा मानना ये है कि ये हमारे संकल्प हैं। ये हमने अपना संकल्प लिया था, आपको ध्यान होगा फरवरी 1995 को पार्लियामेंट में कि पीओजे जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ये हमारी पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया था और उसको हमने लेके रहना है। तो मैं इसको गिनता हूं ये संकल्प लिया था हमने। सर संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और जब 140 करोड़ जनता जो है वो संकल्प लेती है तो वो संकल्प जो होता है वो ईश्वर पूरा अधिकतर करता ही है। तो मेरा मानना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इस समय थोड़ा सा स्थगित, उसमें अर्धविराम लगाया गया था। तो वो अर्धविराम इसलिए लगाया गया था क्योंकि हम अंडे को सेने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। हमने अंडे को हाथ में लेके मसला नहीं है। अगर अंडे को हाथ में लेके मसल देते तो गंदगी फैलती, अंडा बेकार हो जाता, किसी काम का नहीं रहता, बदबू आती और बहुत सारी गंदगी फैलती। हमने क्या किया, हमने उस अंडे को छोड़ दिया, मुर्गी को बोला तो उसको आराम से से ले इसको। अब इस समय मुर्गी जो है वो उस अंडे को से रही है। हम सेने की प्रक्रिया को इस समय एंजॉय कर रहे हैं। जब अंडे को सेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक खूबसूरत सा जीवन उसके अंदर से प्रकट होगा। आपको जीवन प्रकट होता इसलिए दिखाई दे रहा होगा, गिलगिट बल्तिस्तान में आपने नोट किया होगा कि वहां की जो पुलिस है वो सड़कों पर आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है कि हमको तनख्वाह नहीं मिली है। किसी प्रांत की अगर डेमोन्स्ट्रेट, और वो भी हथियारों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी वो, ऐसा भी नहीं कि खाली हाथ थी। सारा पैसा तो उन्होंने क्रिप्टो में दे दिया, अब क्या बचा है। हाँ, तो बेचारे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो कहीं तो जाएंगे। आप खुद अपना हजम कर लो, बाकी क्रिप्टो के जरिए आप उसको पैसे को उड़ा लो, तो होगा यही। तो धीरे धीरे जो अंडे के सेने की प्रक्रिया है वो चल रही है इस समय। लोग आवाज उठा रहे हैं और आवाज जब हो जाएगी, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर जाएगी, तो फिर आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से अंडे में से नया जीवन उत्पन्न होता है। तो मेरा मानना यह है कि अंडे के सेने की प्रक्रिया इस समय जारी है और किसी क्षण भी नया जीवन उत्पन्न हो सकता है। जी कहाँ उत्पन्न होगा ये आप नहीं बताएंगे। सर, आपके दर्शक बहुत समझदार है, सब जानते हैं। अच्छा, एक ये देखिए मेरे सामने एक ट्वीट मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है।
ये 16 सितंबर का ट्वीट है और ये कह रहा है कि साहब कि तालिबान के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मौलवी मौलाना शेख मोहम्मद नसीम हक्कानी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया और ये कहा कि पाकिस्तान काफिरों का मजदूर है और इसका निजाम कुफ्र का है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद फर्ज है। तो इसको जोड़ते हुए आप ध्यान कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर शायद शुरू हुआ था या हुआ नहीं था, लाल मस्जिद में एक वो होता है, जलसा होता है और उसमें मौलवी साहब जो थे वो स्टेज पर खड़े होकर वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी फौज के साथ में कितने लोग शामिल हैं। आपको ध्यान होगा ये वीडियो आया था ये, और एक हाथ खड़ा नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि लाल मस्जिद पे जो इन्होंने कार्रवाई की है वो लोग अभी तक भूले नहीं है इस चीज को। तो इस समय तालिबान अगर फतवा दे रहा है बाहर से, तो अंदर से भी लोग जो हैं वो नाखुश हैं। तो जैसे कुम्हार होता है ना, बाहर से थपकी देता है और अंदर से सपोर्ट के लिए हाथ लगाता है, इस समय ऊपर से थप्पड़ पड़ रहे हैं, अंदर हाथ मौजूद नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अक्टूबर नवंबर का जो साल महीने हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। आप सर उनको अपने ज्योतिष आचार्य वगैरह को आप इनवाइट कर दें, उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या बोलता है अक्टूबर नवंबर में। मेरा तो अपना मानना है पूरी एनालिसिस के बाद में ये 2 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दिख तो रहा है, कम से कम सितंबर में तो पता चल रहा है कि सितंबर जी, में जी, लगभग जी, जी। लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 3 साढ़े जी। 300 चले गए। 3 साढ़े 300 जी। तो बहुत होता है। और जो इंजर्ड हैं उनको मिला के, जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि भाई करीब एक बटालियन जो है उनकी डिसेबल हो चुकी है। जी। इस रेट से बटालियन डिसेबल होती रही तो फिर 12 महीने में 12 बटालियन 12 बटालियन तो मतलब 12,000 ट्रूप्स। जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनका एक प्लेन क्रैश हुआ था और मैंने ट्वीट किया था पायलट के नाम के साथ में, और ये भी लिखा था कि उस पायलट का ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में हो रहा है, और वो हॉस्पिटल था पाकिस्तान यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। तो उस पे एक पाकिस्तानी ने कमेंट लिखा था कि मुझे इतना भी नहीं मालूम है कि पाकिस्तान यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में ऑफिसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहां पर केवल जवान का ट्रीटमेंट होता है। तो मैं तो चौंक गया इस रिपोर्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही डॉक्टर होता है, एक ही हॉस्पिटल होता है, चाहे जवान हो चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, ट्रीटमेंट उसका वहीं होता है। तो उसने ये कहा था कि श्रीनगर का कमांड हॉस्पिटल तो फेमस है, वो तो फेमस है। आपके सिविलियंस के भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जाते हैं हाँ, वहां पे। 92 बेस हॉस्पिटल है सर, मैं वहां देखा हुआ रहा है वहां पर। 92 बेस हॉस्पिटल का कहना यह है कि अगर कोई भी आदमी उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर प्रविष्ट होता है और उसकी नब्ज जो है वो चल रही है, फिर वो ठीक होके ही बाहर आएगा वापस। वहां पर लोगों का इतना विश्वास है, वहां पर भारतीय सेना के, वायुसेना के, नौसेना के बेहतरीन दिमाग जो है वहां काम करते हैं। तो जिसने 92 बेस हॉस्पिटल में नौकरी कर ली, वो डॉक्टर के ऊपर ठप्पा है कि भाई ये आदमी जो है अपने काम में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि इनके ऑफिसर्स का इलाज जो है वो सीएच में होता है और पाकिस्तान यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में नहीं होता। ये इनके बीच में ना बहुत बड़ा फर्क है। ये जवान जो है वो एक लेवल पे है, ऑफिसर जो है वो किसी और लेवल पे चलते हैं। तो जब ऐसी आर्मी होती है तो हाल यही होता है। तभी वो छोड़ छोड़ के आ जाते हैं ना बेचारे, हाँ, क्या हाँ, करें। बिल्कुल। अब ये सितंबर में फर्स्ट सेकंड वीक में अकेले 17 अलग अलग अटैक हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 48 पाकिस्तानी पंजाबी सोल्जर्स वर किल्ड। 48 हर रोज आ रहा है। पहले तो साहब की 12 यहाँ मरे, 13 वहां मरे, 8 यहाँ मरे, ये वो। अब बन्नू को तो घेर ही लिया था, आपको पता है। वहां उनके बेचारों का जो डेयरी फार्म के कैटल थे वो भी ले गए। वो भी ले गए। हाँ, वो इसके दूध हम पियेंगे, हमारे बच्चे पियेंगे। इस समय तो इसका पाकिस्तानी मतलब फौज का मन।
जी, आप कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका मनोबल टूटा हुआ है बिल्कुल इस समय। और अगर धोखे से एक भी आतंकवादी ने सर उठाने की कोशिश की, तो बहुत बुरी तरह मुँह की खाएँगे ये, और ये बात इनको मालूम है ये। हाँ, लेकिन वो पूरा आपका मरकज़ सुभान अल्लाह हाँ, भावलपुर वाला, वो तो वापस रीबिल्ड किया जा रहा है सरकारी पैसे से। हाँ। कितना 13 करोड़ रुपए इनको दिए गए थे तुरंत इमीडिएट ग्रांट के। 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो थे इमीडिएटली डिक्लेयर किए गए थे इनकी ग्रांट के लिए, और दिया गया था कि जो मर गए हैं उनके एवज में उनको दिया जा रहा है। तो सर देखिए, बात से नहीं है, कितना भी आप रीबिल्ड कर लीजिएगा, आप कहाँ रहेंगे ये बताइए? किधर जाएँगे छुप के? अगर भारतीय मिसाइल मरकज़ सुभानअल्लाह की बिल्डिंग के केवल डोम का निशाना लेकर उसके अंदर से जा सकती है। प्रिसिजन देखिए सर आप, कितना डिस्टेंस है मरकज़ सुभानअल्लाह का फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर्स, और मिसाइल जो है उन्होंने बिल्डिंग के केवल डोम के अंदर छेद किया। क्यों? क्योंकि डोम जो होता है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सबसे वीकेस्ट स्पॉट होता है। तो फोटोग्राफ्स और वीडियोस आए हैं कि 3 डोम के अंदर में प्रक्षेपास्त्र अंदर गए और डोम से गए सब के सब, छत को नहीं तोड़ा है। तो आप ये देखिए कि प्रिसिजन, आपके पास में ऐसे अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं जो पिन पॉइंट अटैक करते हैं। अगर आपने घर में खिड़की बना के रखी है तो भारतीय मिसाइल उस खिड़की से अंदर जाएगी और आपको नष्ट करेगी। ये पाकिस्तानी को समझ लेना चाहिए कि आपके पास छुपने की जगह जो है इस धरती पर तो नहीं है। तो कहीं भी भाग जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा जो है, क्या आप मिसाइल्स की जद से बाहर है? नहीं। हमारे पास ऐसे हैं जो वहां पहुंचेंगे। तो ठीक है, अपने आप को थोड़ा-सा हिम्मत देने के लिए आदमी जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह यहाँ बच जाऊँ। अरे! सबसे अच्छी बात है हरकतें छोड़ दो, लेकिन छूटेंगी नहीं। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कुत्ते की दुम है सर, क्योंकि कुत्ते नाराज़ हो जाएँगे कि आपने मेरा कंपैरिज़न उनसे कैसे कर दिया। हाँ, 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 अरे कुत्ते तो फेथफुल होते हैं सर। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। सो मैं पूरी श्वान जाति को क्यों बोलूँ ऐसा? हुँ। तो ये असलियत है कि इनकी, ये बाज़ आएँगे नहीं, और धीरे-धीरे करके जो है, ये सुकड़ते चले जाएँगे, आप देखते रहिए। इंडिकेशन हमको मिल गया है कि पीओजेके से छुप के भागे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में शरण ले रहे हैं। धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि अब डर के मारे ये पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। खैबर आपके पीओजेके बल्कि गिलगित-बाल्तिस्तान में तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या चल रहा है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने रास्ते जाम कर दिए हैं। वो खुंजेरा पास जो है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर और सकते। इधर से जो चाइनीज़ जो है यहाँ पे जो जा रहे हैं, और वो लोकल से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसकी हुँ, आपके हुँ, पास फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो वीडियोज़ आ आ रहे रहे हैं। हैं। बहुत बुरे हाल हैं इस समय, आप देखते रहिए सर, ये 2 महीने इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे। आसिम मुनीर का जो एक्सटेंशन का केस है नवंबर में आने वाला है, हुँ। वो इतना शुभ नहीं होगा। तो पाकिस्तान इज़ इन फॉर ट्रबल्ड टाइम्स। ये मुझे इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है साफ-साफ। हाँ जी, इस बार तो बाढ़ आ गई, तो इंडस वाटर्स ट्रीटी के बारे में डिस्कशन हुआ नहीं पिछले 2-3 महीने। जी, अब जी। मुझे लगता है अब वापस शुरू होगा। सर आप ये देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी हालाँकि भारत ने अबेयंस में रखी हुई है, हुँ। लेकिन फिर भी शराफ़त देखिए हमारी। हमने इनके सिटिज़न्स की ध्यान में रखते हुए डिप्लोमैटिकली इनको इन्फॉर्म किया है कि इतना बारिश होएगी, इतना पानी जो है वो आपके यहाँ आ सकता है क्योंकि हम गेट्स खोलेंगे। तो ये तो बदतमीज़ लोग हैं, इनको तमीज़ नहीं है, ये सिविलियंस पे अटैक करते हैं, हम फिर भी सर ऐसा है, सोच का फ़र्क है देखिए। भारत है सिविलाइज़ेशन नेशन, और ये जो है ये कल की पैदाइश है ये। सोच में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ख़ैर इस भारतीय सोच के आगे तो दुनिया नतमस्तक है, और हम इनकी बुराई भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखिए आदमी जो शरीफ होता है अपनी शराफ़त नहीं छोड़ता है वो। और अगर हमने शराफ़त छोड़ दी तो इनके जैसे बन जाएँगे हम भी। हमें इनके जैसे बनना नहीं है। हम फिर भी इन्फॉर्म करते हैं इनको डिप्लोमैटिकली। देखिए रास्ता इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू भी था। जो इंडस वाटर ट्रीटी में जॉइंट कमिश्नर्स होते हैं दोनों देशों के, वो कमिश्नर लेवल पे एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि ये होने वाला है।
पर भारत ने क्लियर कर दिया ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस, इसलिए हमने डिप्लोमेटिक चैनल से आपको इन्फॉर्म किया है। हमारी हाई कमीशन जो था वो जाके इन्फॉर्म करता है इनकी मिनिस्ट्री को कि हम ये करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, इनके कमिश्नर जो है वो आगे कन्वे कर रहे हैं न्यूयॉर्क दिखाने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी इनकी तरफ से अभी भी चल रही है, करते रहिए, कोई बात नहीं। हमने क्लियर कर दिया आपको कि हम डिप्लोमेटिकली बताएंगे आपको। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द एंटायर रीजन। जी, आइए आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और कर्नल मयंक चौबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।